स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1। देखिए, ये हमारी विज्ञान की पुस्तक है और विज्ञान की पुस्तक का पहला पाठ है विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज। अब ये विज्ञान का अन्वेषी संसार क्या होता है? विज्ञान में जो भी हम खोजबीन करना चाहते हैं और जो भी खोज करते हैं उसको विज्ञान का अन्वेषी संसार कहते हैं। देखिए, विज्ञान तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ पर है खोजबीन और विचार करें। खोजबीन करें मतलब कोई भी चीज़ हम खोजेंगे और उस पर फिर विचार विमर्श करेंगे कि यह चीज़ ठीक है या नहीं है। प्रिय युवा वैज्ञानिकों, देखिए, आप जो छोटे छोटे हमारे युवा वैज्ञानिक हैं, देश का भविष्य है, आपका पुनः स्वागत है। आपका इस पुस्तक में पुनः स्वागत है, दोबारा आपका स्वागत है। आप 6 क्लास से ही ये जिज्ञासा बुक पढ़ते आ रहे हो। प्रत्येक अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर आपको प्रश्नों का एक सेट पढ़ने को मिलेगा। अब जो भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे उन पे आपको फर्स्ट पेज पर ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ये प्रश्न किसी परीक्षा के लिए नहीं है। जो भी आपको ये प्रश्न दिए गए हैं आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, अपितु विज्ञान के संसार को जानने की आपकी जिज्ञासा को जगाने के लिए विशिष्ट आमंत्रण है। जो भी आपकी जिज्ञासा है, जिज्ञासा क्या होती है? किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा। तो वो आपकी जो जानने की इच्छा है उसको और बढ़ा देगी। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। हर चैप्टर के शुरू में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पूरी की एक परत पतली और दूसरी मोटी क्यों होती है? तो पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको? जो पूरी है, जो आप खाते हैं घरों में, उसकी एक, जब हम उसको ऑयल में डालते हैं तो उसकी एक परत क्या है? मोटी हो जाती है और एक पतली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपके मन में ये सवाल आया है? क्या संसार के सभी समुद्र तटों एवं रेगिस्तानों में विद्यमान कुल रेत के कण अधिक हैं अथवा हमारी आकाशगंगा में तारों की संख्या अधिक है? अब आपने क्या कहा, कोई समुद्र देखा होगा, आप टीवी में देखते हैं तो जो समुद्र है, समुद्र तट क्या होता है? समुद्र का किनारा। और जो रेगिस्तान, रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ पर रेत ही रेत होता है। राजस्थान में या बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और रेत ज़्यादा होता है। रेगिस्तानों में विद्यमान कुल रेत के कण, अब वहाँ पर कुल रेत, जो भी इतना बड़ा रेत है उसमें उसके कण कितने हैं? वो ज़्यादा होते हैं उसके कण, या जो हमारी आकाशगंगा में तारे। अब आकाशगंगा क्या होती है? जो हम आकाश की तरफ देखते हैं और वहाँ पर इतने सारे जो तारे दिखाई देते हैं। तो कभी हमारे मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि रेगिस्तान में जो धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, या जो आकाशगंगा में जो हमें इतने सारे तारे दिखाई देते हैं वो ज़्यादा होते हैं? तो कक्षा 6 से ही हम अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की अविश्वसनीय विविधता का अवलोकन करते आ रहे हैं। देखिए, जब हम कक्षा 6 से ही हमने ये बुक जिज्ञासा पढ़नी शुरू की थी तो उसमें ही हम बहुत सारे पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में, उनकी विविधता का अवलोकन मतलब पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। विविधता क्या होती है? कि जो भी हमारा संसार है इसमें अनेक तरह के पौधे पाए जाते हैं और अनेक तरह के जंतु पाए जाते हैं। आपको पता है कि एक ही तरह के ना तो पौधे होते संसार में, ना ही जंतु होते। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। चाहे किसी का फ्लावर बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी पौधे पर फूल आते हैं, किसी पर नहीं आते हैं। इसी तरह किसी की पत्ती बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की पत्ती का कलर डार्क है, किसी का हल्का है। इस तरह के सभी क्वेश्चंस आते हैं। विभिन्न आकारों की पत्तियों से लेकर अनेक प्रकार के कीटों तक प्रकृति ने इतनी व्यापक विविधता की रचना क्यों की? अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि अलग अलग पेड़ों की अलग अलग पत्तियां क्यों होती है, और अनेक प्रकार के कीट क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, जानवर, तो सब में इतनी विविधता क्यों है? विविधता का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सब अलग अलग क्यों है, एक से क्यों नहीं है। ये भी हमारे मन में कभी क्वेश्चन आया होगा। क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको संसार के विषय में जिज्ञासु बनाता है? तो कोई इससे अलग आपके मन में कोई और क्वेश्चन आया हो जिससे आपको जिज्ञासा हुई हो कि ये क्यों होता है, कैसे होता है? आगे गए स्थान में लिखिए। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न आया है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है ये जिज्ञासा, पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के साथ विज्ञान के संसार में हमारी यात्रा कक्षा 8 में भी अनवरत है। अब जो पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा हम कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने बताया है कि यही बुक हमारी कक्षा 8 में भी अब आगे बढ़ रही है। अब कक्षा 6 में हमने कुछ पढ़ा था, उससे आगे फिर हमने कक्षा 7 में पढ़ा उसका विस्तार, अब उससे ज़्यादा विस्तार हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे। हमें आशा है कि आप रोमांच और अन्वेषण की उस भावना से प्रेरित होते रहेंगे जिसने अब तक हमारा मार्गदर्शन किया है, और हम आशा करते हैं कि जैसे ही कक्षा 6 से 6-7 में आपने जिज्ञासा बुक में आपका रोमांच और खोजबीन, अन्वेषण क्या होता है, खोजबीन करने की भावना जो आपके मन में आई है उसने और जिज्ञासा पकड़ी होगी, आप और उसके बारे में और जानना चाहते होंगे। कक्षा 6 में हमने अपने आसपास के संसार के संबंध में क्यों और कैसे जैसे सरल प्रश्नों के माध्यम से जाना एवं खोजा। अब कक्षा 6 में हमने जो हमारे संसार में जो आसपास की चीज़ें हैं हमने उसके सरल ही जानने की कोशिश करी कि क्यों होता है और कैसे होता है, कि किस प्रकार विज्ञान का आरंभ आश्चर्य के भाव से होता है, और कि जो हमारा विज्ञान है उसमें कितने आश्चर्य होते हैं कि कोई जो तारा है या कोई सूर्य है वो इतना बड़ा होता है लेकिन दिखाई हमें बहुत छोटा देता है। इस तरह के प्रश्न भी कभी ना कभी आपके मन में आए होंगे। कक्षा 7 में हम सीख चुके हैं कि विज्ञान सतत रूप से विकासशील है। अब कक्षा 7 में हमने क्या सीखा है, जो हमारा विज्ञान है सतत रूप से विकासशील, मतलब जो विज्ञान है सतत लगातार ही उसमें वृद्धि होती जा रही है। अब देखिए कैसे वृद्धि हो रही है। पहले क्या था, पहले फ़ोन नहीं थे, फिर फ़ोन आ गए कैसे वाले, लैंडलाइन। अब लैंडलाइन से फिर फ़ोन आ गए, पहले सिंपल फ़ोन आए थे, अब स्मार्टफ़ोन आ गए हैं। पहले व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं चलते थे, अब ये चलने लगे हैं। तो इस तरह क्या है, विज्ञान हमारे जीवन में सतत रूप से विकासशील है, जिसमें प्रत्येक उत्तर नए प्रश्नों को जन्म देता है। क्या होता है इसमें, जब भी हमारे मन में कोई नया प्रश्न आता है तो उसका उत्तर ढूंढने में हम लग जाते हैं। ऐसे ही जिसमें प्रत्येक उत्तर अब हमारे नए प्रश्नों को जन्म देता है, और किस प्रकार अधिक गहनता से खोज करने पर हमारे विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है। और ऐसे ही जब हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार क्या है, परिवर्तित होने लगते हैं। कैसे परिवर्तित होते, पहले तो हमें ये नहीं पता होता कि ये कैसे होता है, फिर हम उसके बारे में जानने लगते हैं तो हमारे मन में फिर उससे दूसरा प्रश्न आने लगता है। अब कक्षा 8 में हम एक कदम आगे बढ़कर विज्ञान के अन्वेषी संसार में प्रवेश कर रहे हैं। अब जो हमारी कक्षा 8 है हम उसमें एक कदम आगे बढ़ेंगे और उसकी जो विज्ञान की खोज की दुनिया है, अन्वेषी दुनिया है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां विस्मय की भावना और विकास मिलकर विज्ञान की कार्यप्रणाली का मूल आधार बनाते हैं। अब विस्मय की भावना क्या, आश्चर्यचकित हो जाना कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और विकास क्या, जितना हम विज्ञान को समझेंगे जानेंगे तो उसमें नई नई खोजें होती रहेंगी। इसलिए हमें क्या होगा, विज्ञान को विकसित करने में सहायता मिलेगी। हम नहीं चाहते कि आप मात्र नए तथ्यों को जानें, अपितु हमारी अभिलाषा है, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है कि आप नए जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, आप उनको याद कर लें। यही साइंस यही नहीं है कि आपने कोई भी फैक्ट पढ़ा और उसको याद कर लिया। तो हमारी अभिलाषा है कि आप नए तथ्यों को खोजना भी सीखें, आप नई चीज़ों को खोजना सीखें। विज्ञान में अन्वेषण का अर्थ मात्र किसी विषय को जानना ही नहीं। जो विज्ञान है उसमें अन्वेषण क्या होता है, खोज करना। विज्ञान में खोज का मतलब यही नहीं होता कि आपने किसी विषय को सिर्फ जान लिया है, अपितु उस विषय में सरल प्रश्नों को पूछना भी है। हमने जान लिया भाई और हम कुछ प्रश्न तो हम पूछेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी प्रश्न आपके मन में आए आपको वो पूछना है। अब आप विषय आधारित प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अब जो भी विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सरल प्रयोगों की अभिकल्पना करके
और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सरल प्रयोगों की अभिकल्पना करके अपने अवलोकनों का उपयोग अपनी समझ को उत्कृष्ट बनाने में कर सकते हैं। अब कोई प्रश्न आपके मन में उठा तो आपको क्या करना है, उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी है। उसके सरल प्रयोगों की अभिकल्पना मतलब वो सोचना है कि इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है और अपनी समझ को ज़्यादा बढ़ाना है। अगर आप ये सोचोगे अरे मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसे थोड़ा ही ना हमारा आंसर मिल जाएगा। तब जब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तभी तो हमें उसका आंसर मिल पाएगा। क्रमबद्ध रूप से हम यह सीखेंगे कि हम जो देखते हैं उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करने, विचारपूर्वक प्रयोग करने एवं अपने अवलोकनों की स्पष्ट व्याख्या करने हेतु किस प्रकार प्रथम सोपान के रूप में हम प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। क्रमबद्ध रूप से सीखने का क्या मतलब है, एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस से सीखना कि पहले जब अब आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो पहले उसमें पहला ही तो काम करेंगे। ये तो है नहीं कि आप सीढ़ियाँ चढ़ना चाह रहे हैं और सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। पहले आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे फिर सेकंड चढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, क्रमबद्ध रूप यही हुआ कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करेंगे और उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। अवलोकन करना मतलब उसको ध्यानपूर्वक देखना, समझना, विचारपूर्वक प्रयोग करने एवं अपने अवलोकनों की स्पष्ट व्याख्या करने हेतु। अब उसने हमने क्या किया, पहले उस पर विचार किया, विमर्श किया, उसको सोचा, फिर हमने अवलोकन किया, देखा कि ये क्यों है, कैसे है, फिर हमने उसका फर्स्ट स्टेप लिखा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। पहले हमने किसी चीज़ को देखा, फिर उसके बारे में समझा, फिर उसके बारे में हमारे मन में कोई प्रश्न उठा। ऐसा करने से आप में से प्रत्येक व्यक्ति न केवल शिक्षार्थी बनेगा अपितु अन्वेषक एवं युवा वैज्ञानिक भी बनेगा। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ आप एक स्टूडेंट ही नहीं रह जाएंगे, आप एक अन्वेषक क्या होगा, खोज करने वाला, जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं, अन्वेषक को बोलते हैं साइंटिस्ट, एवं युवा वैज्ञानिक भी बनेंगे। खोज करने वाले एक ऐसे युवा मतलब क्या, यंग वैज्ञानिक बनेंगे जो वास्तविक संसार की पहेलियों को सुलझाएगा। जो वास्तविक हमारा संसार है उसकी पहेलियों को आप सुलझाने में हेल्प करेंगे। अब साइंटिस्ट भी तो ऐसे करते हैं, वो बचपन से ही साइंटिस्ट थोड़ा ही बन जाते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे वो एक साइंटिस्ट बन जाते हैं। ये प्रश्न दैनिक जीवन के प्रश्नों जैसे कि आटा क्यों फूलता है, अब हमारे मन में क्वेश्चन आया कि आटा क्यों फूल जाता है, से लेकर पृथ्वी के बड़े रहस्य और इससे भी आगे जैसे क्या भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है तक हो सकता है। अब पहले तो हमारे मन में क्या क्वेश्चन आया कि आटा क्यों फूलता है, पहले तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद हमें ऐसे रहस्यमयी बड़े बड़े प्रश्न भी हमारे दिमाग में आने लगेंगे जब हम दिमाग को एक्टिव करेंगे कि जो हमारे भूमंडल है, भूमंडल क्या होता है, अर्थ, हमारी जो भूमि है उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्यों बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है अर्थ पर। हमें आशा है कि जैसे जैसे आप अपनी पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ पलटेंगे वैसे वैसे आप उन्हें पृष्ठ संख्याओं की रुचिकर अभिकल्पना पर ध्यान अवश्य देंगे। अभी ये कह रही हैं कि जैसे जैसे आप बुक में आगे बढ़ेंगे तो आपका जो ध्यान है वो जो हमने आगे अच्छी अच्छी कल्पनाएं दे रखी हैं बुक में, उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। बाएं पृष्ठों पर नीचे की ओर आपको जड़ का एक चित्र दिखाई देगा। अब जो ये बुक बनी हुई है उन पर एक जड़ का चित्र बना हुआ है, ये देखिए इस तरह के जो ये बने हुए हैं, ये पैटर्न बने हुए हैं। अब ये पैटर्न भी इन्होंने किसी वजह से बनाए हैं कि ये क्यों बने हुए हैं। तो ये पैटर्न आपको मिलेंगे क्यों बने हुए हैं, अभी आपको बताएंगे। तो आपको जड़ का एक चित्र दिखाई देगा जो ज्ञान की उस गहरे एवं ठोस आधार का प्रतीक है। जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसका ठोस आधार और प्रतीक है, जो हमें अपने पर्यावरण, परंपराओं एवं अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर से जोड़े रखता है।
अब ये क्यों बना रखा है हमने? क्योंकि एक चीज़ दूसरे से लिंक होती है। ये क्या करेंगे, जो हमारा पर्यावरण है वो हमारी परंपराएं, अब परंपराएं क्या हैं हमारी, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, होली, दिवाली, ईद, दशहरा तो हम क्यों मनाते हैं? अब हम तो छोटे बच्चे थे तो हमें क्या पता चलेगा कि इनको मनाना है। हम क्या देखते हैं, हमारे पेरेंट्स मना रहे हैं, हमारे पड़ोसी मना रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे उनको मनाने लग जाते हैं। इसी तरह जो हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर से जोड़े रखता है। अब हमारी प्राकृतिक धरोहर क्या है? जो भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं हमारे? पेड़ पौधे, जो भी हमें उससे मिलते हैं, जो प्रकृति से हमें मिलता है, उसे प्राकृतिक धरोहर बोलते हैं। दाएं पृष्ठों पर ऊपरी कोने में आपको एक पतंग आकाश में ऊंची उड़ान भरती दिखेगी, जो हमें स्मरण करती है। अब जो जैसे अभी नीचे जड़ का निशान बना हुआ था, ऐसे ही जो दायां पृष्ठ है उस पर ऊपर की तरफ एक पतंग बनी हुई है। अभी मैं आपको पेज जब पलटेंगे तो दिखाऊंगी। वो क्या बताती है हमें कि हमें अज्ञात की खोज करनी है, जो हमारी जिज्ञासा को उड़ान भरनी होगी। अब पतंग क्यों उड़ रही है? पतंग नीचे तो जाना ही रही है, उड़ के ऊपर जा रही है, तो वो हमें क्या सिखाती है कि जो भी हमारी अज्ञात की खोज है। अब अज्ञात की क्या है? जो जानते हैं हम वो ज्ञात हो गया, और जिसको हम नहीं जानते उसी की तो खोज करनी है हमें। अज्ञात होता है जो हम नहीं जानते और उसके बारे में हमें जिज्ञासा होती है कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उसको जानने की इच्छा। जड़ एवं पतंग रूपी दोनों प्रतीक आपको यथार्थ अवलोकनों के ठोस धरातल पर टिके रहने के साथ साथ आपके विचारों को नए क्षितिजों की ओर उड़ान भरने में सक्षम बनाएंगे। अब एक तरफ तो पतंग बनी हुई है और एक तरफ क्या बनी हुई है? जड़ बनी हुई है। तो इन्होंने बताया है कि हम जो है ज़मीन से ही उठे हैं और ज़मीन पर ही रहते हैं और हमें ऊंचा उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम आसमान में उड़ने लगेंगे, मतलब हमें ऊंचा सोचना चाहिए। अब ये नहीं हमारे मन में कोई प्रश्न आया कि इसका क्या होगा, हम सोचेंगे अरे छोड़ो ना, कौन ढूंढेगा इसके बारे में। ऐसा नहीं करना है, हमें सोचना है, समझना है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। स्मरण रहे कि विज्ञान में अन्वेषण केवल तभी कार्य करता है जब हम सावधानीपूर्वक किए गए अवलोकनों के ठोस आधार को स्वतंत्र सृजनात्मक सोच के साथ संतुलित करते हैं। स्मरण रहे, क्या स्मरण रहे? मतलब याद रहे। विज्ञान में जो भी खोज का कार्य है वह तभी काम करेगा जब हम सावधानी के साथ अवलोकन करेंगे। अवलोकन मतलब देखेंगे, समझेंगे किसी चीज़ को, और स्वतंत्र और अपनी ही समझ को हम बढ़ाएंगे। ये नहीं कि कोई बोलेगा कि बेटा आप इस चीज़ के ऊपर खोज कर लीजिए। नहीं, ये कोई प्रश्न आपके मन में आएगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे इसको जानना है। आप पृष्ठ में नीचे कुछ प्रतिरूप पैटर्न भी देखेंगे। इनमें कुछ छिपे हुए वैज्ञानिक विचार भी हैं, परंतु आप चिंता न करें, ये मुख्य रूप से पृष्ठ को अधिक रुचिकर बनाने के लिए है। अब आपने कुछ पैटर्न देखोगे नीचे, तो उसमें कुछ वैज्ञानिक विचार हैं, लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी है। वैज्ञानिक विचार तो इसमें है, एक दूसरा पहलू ये है कि ये बुक जो पेज है उसको आकर्षक बनाने के लिए बनाए गए हैं। और वैज्ञानिक पैटर्न क्या है इसमें कि किसके बाद, ये देखिए, इसके बाद ये ऐसे जा रहा है, इसके बाद ये ऐसे जा रहा है, कि क्या पैटर्न इनमें बना हुआ है, क्या पैटर्न फॉलो हो रखा है, ये चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। अब ये जो इन्होंने बताया था कि पतंग मिलेगी, ये देखिए पृष्ठ के ऊपर पतंग बनी हुई है। इस तरह इन्होंने जो नीचे जड़ का निशान बनाया हुआ है और ऊपर ये अगला पेज होगा तो उसके ऊपर इन्होंने ये पतंग का निशान बनाया है। और ये पैटर्न देखिए, यहाँ पर ये पैटर्न इधर से शुरू हुआ था और यहाँ तक गया था। अब ये इन्होंने यहाँ से कंटिन्यू करके ये पैटर्न यहाँ दे दिया है और ये पतंग दे दी और यहाँ पर ये रूट बनाई हुई है। अब हम इस वर्ष की अपनी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर एक दृष्टि डालें। अब हम जो भी हमने इस वर्ष किया है उसके बारे में हम सोचेंगे और समझेंगे। देखें कि सुदृढ़ आधार पर अवलंबित और उच्च विचारों द्वारा प्रेरित हमारी जिज्ञासा हमें कहाँ लेकर जा सकती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे विचार हैं और जो हमारी जिज्ञासा है वो हमें कहाँ तक सोचने के लिए ले जाती है। हमारा रोमांचक खोज अभियान इस वर्ष हमें
अदृश्य सूक्ष्म जीवों से लेकर ऐसी ग्रह व्यापी चुनौतियों तक ले जाएगा। अब हमारा रोमांचक खोज क्या है, इसका मतलब है कि इस बुक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जो भी हमारा अदृश्य सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, और ऐसे ग्रह जो हमारे इतने बड़े बड़े ग्रह होते हैं जो भी हमें यहाँ से दिखाई नहीं देते आकाश में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। और जो ये चीज़ें हैं उन्हें हम अनदेखा, तो अगर कोई इतना सूक्ष्म जीव है हमें दिखाई नहीं दे रहा तो उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते कि ये है ही नहीं, वो बेशक हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो है तो संसार में। हम जल की एक बूंद जितनी छोटी वस्तु की जांच से अपनी खोज आरंभ करेंगे। अब जो हमारी वाटर है, जो जल है, उसकी एक छोटी बूंद लेंगे और उससे ही हम इतनी सी चीज़ को हम पहले देखेंगे और उससे ही खोज करनी शुरू करेंगे। ये नहीं कि भाई पहले हम बहुत बड़े से शुरू कर देंगे, और उन सूक्ष्म जीवों के एक छिपे हुए संसार को उजागर करेंगे। और फिर हम देखेंगे जो सूक्ष्म जीव हैं वो छोटे छोटे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो अदृश्य तो हैं परंतु वे हमसे गहन रूप से जुड़े हैं। अदृश्य हैं वो भी हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से दिखते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो रहस्य हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव अदृश्य सहायक हैं। देखिए जो ये सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा जीव, मतलब छोटा सा जीव जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है बिना माइक्रोस्कोप के। अब कुछ तो हमारे जो जीवन में बहुत सहायक होते हैं लेकिन कुछ हमें नुकसान भी करते हैं, जो भोजन को पचाने में एवं औषधि निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे शरीर में भोजन को पचाते हैं और हमारे जो भी दवाइयाँ बनती हैं उसमें हमें फ़ायदा करते हैं। जबकि कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ सूक्ष्मजीव है वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं एवं संक्रमण के कारण भी बन सकते हैं। और संक्रमण क्या होता है, बीमारी का कारण भी बन जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है। अब आप बताइए, जो हमारा शरीर है उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम इन संक्रमणों से कैसे लड़ते हैं, और जो ये भी संक्रमण है इनसे हम कैसे लड़ते हैं। हम जानेंगे कि कैसे पौष्टिक भोजन, व्यायाम, औषधियाँ और टीके हमें स्वस्थ रखने और संक्रमणों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। अब हम क्या जानेंगे, पौष्टिक भोजन क्या होता है, जो भी हमारा संतुलित आहार होता है वो हमें कैसे बचाता है बीमारियों से। जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, दवाइयाँ हैं, और टीके क्या होते हैं, इसे छोटे बच्चों को लगते हैं। क्यों लगते हैं, ताकि उनको जो भयंकर बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सके। अब जो ये सूक्ष्म जीव है ये हमारी कैसे सहायता करते हैं, इसमें अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु यह तो केवल एक आरंभ है, अभी तो हमारी इस काम की शुरुआत ही हुई, अभी तो ये बहुत ही बड़ा और रोचक है। वर्तमान में विज्ञान हमारे जीवन को उन्नत बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जो हमारा वर्तमान संसार है और वो हमारे जीवन को क्या है, अच्छा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए हम अपने जीवन को सरल बनाने हेतु अनेक प्रकार से विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए विद्युत धारा का उपयोग, विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का उपयोग करते हैं। हम अपने घरों में बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, सब किससे हो रहा है, हमारा विद्युत धारा लाइट से हो रहा है। हम शीतकाल में स्वयं को गर्म रखने के लिए धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर रहते हैं। अब शीतकाल क्या होता है, ठंड, हम ठंडे मौसम में अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, हीटर चलाते हैं। हीटर धारा के तापीय प्रभाव क्या होता है, धारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और ताप क्या होता है, उसकी हीट। जो भी हम इलेक्ट्रिक हीटर से जो भी हमें हीट मिलती है उसको धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जबकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मोटरों एवं मशीनों के परिचालन में सहायता करता है। ओके, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट तो एक ही है। अब जब हम हीटर चला रहे हैं तो वो हमें हीट दे रही है, लेकिन जब हमें क्या करना है, मशीनें चलानी है
तो वो मोटर को क्या कर रही है, जैसे चारा काटने वाली मशीन है तो मोटर क्या है, उसको चारे वाली मशीन को घुमाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक है हमारी, लेकिन अलग अलग तरह से काम करती है। अब जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, कोई भी चीज़ होगी वो हीट उत्पन्न करेगी, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, और जो हमारा क्या होता है जिस पे हम खाना बनाते हैं हीटर होता है, वो भी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो भी मशीनें चलती हैं, ठीक है, और जो हमारी प्रेस है, प्रेस गर्म हो जाती है, वो भी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव से हमारी मशीनें चलती हैं, जैसे हमारी मिक्सी चल गई, चारा काटने की मशीन चल गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे, जैसे पंखा चल गया, ये सब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। ये परिघटनाएं मौलिक बलों पर निर्भर करती हैं। अब जो ये परिघटनाएं मतलब ये जो घटनाएं हैं और जो ये हमारे जो आसपास में जो बल होते हैं, फोर्स होता है, उन पर निर्भर करती है। अतः विद्युत के कार्य के निरीक्षण के पश्चात हम उन बलों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं को तीव्र, धीमा अथवा दिशा को परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। अब पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सब बताया गया है, जो इस बुक के आगे जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, बल। अब कोई चीज़ है, कोई है कोई साइकिल है बहुत तेज़ चल रही है, कोई बहुत धीरे चल रही है, तो इन बलों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। बलों के विषय में समझने के पश्चात हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वायु में ऊपर उछाली गई गेंद पुनः धरती पर क्यों गिरती है या ब्रेक लगने पर कार क्यों रुक जाती है। अब जब हम बल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कैसे, भाई हमने कोई बॉल ऊपर फेंकी तो वो नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। और ब्रेक लगाने पर साइकिल क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा घर्षण बल काम करता है। तो इन बलों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यह हमें दाब के संबंध में विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। अब हम जब इनके बल के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारा आएगा दाब। दाब क्या होता है, प्रेशर, फिर हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। किसी वस्तु पर बल कैसे वितरित होता है। बल एवं दाब की ये अवधारणाएं ही वायु की गति को भी निर्धारित करती हैं। अब कैसे किस चीज़ में हम पढ़ेंगे कि बल क्या है, किसी भी चीज़ पर कैसे लगता है, दाब है जो, और वो वायु की गति को भी दाब क्या है, जैसे आपने क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए आंधी बारिश आ गई है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेड़ हैं इस तरह झुक गए हैं, वो दाब के कारण है कि जब हवा चल रही है तो उन पर ज़्यादा दाब पड़ रहा है, इसलिए ये झुक गए हैं। दाब में थोड़ा सा अंतर हल्की वायु का कारण बन सकता है। अब दाब में जैसे ही थोड़ा सा अंतर आता है तभी हल्की वायु हवा चलने लगती है, जबकि दाब का अधिक अंतर तेज हवाओं और कभी कभी चक्रवातों का भी कारण बनता है। अब हम कभी कभी सोचते हैं कि कभी तो बहुत तेज हवा आ रही है, कभी बहुत धीरे धीरे आ रही है, तो ये क्या होता है, जो दाब होता है उसमें हमारा क्या डिफरेंस आ जाता है, इसलिए तेज़ तेज़ हवा चलने लगती है। कभी चक्रवात आ जाता है, चक्रवात क्या होता है, तूफान आ जाता है तेज। इस प्रकार ये बल झंझावातों और चक्रवातों जैसी मौसम संबंधी उग्र परिघटनाओं से संबंधित है। अब इस तरह जो भी ये बल होते हैं, फोर्स होते हैं, अब किस तरह के चक्रवात आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, झंझावात आ रहे हैं, बहुत क्या होता है समुद्र के बीच में लहरें उठने लगती हैं, सुनामी आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ों की परिघटनाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन, कृषि और यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। अब जो हमारे डेली लाइफ है उसको भी प्रभावित करते हैं, हमारी कृषि को भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम पढ़ेंगे। वायु कैसे दबाव डालती है, अथवा जल एक निश्चित तापमान पर क्यों उबलता है। अब वायु जो है वो कैसे दाब डाल रही है, अब ये भी तो हमारे मन में क्वेश्चन आया हुआ होगा। और जो है जल है वो एक निश्चित तापमान पे ही क्यों उबलने लगता है, पहले क्यों नहीं उबलने लगता वो उससे पहले ही। अब इतनी देर तक हमने आग पे रखा है तभी उबलना शुरू कर, रखते ही क्यों नहीं उबलना शुरू हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे मन में आते होंगे।
इसे भलीभांति समझने हेतु हमें इन पदार्थों का आकार वर्धन कर यह देखना होगा कि वे किस प्रकार के कणों से निर्मित है। अब इसको जब भाई ये जो है हमारा वाटर है, जल है, वो एक निश्चित तापमान पर ही क्यों उबलना शुरू होता है, इसको समझने के लिए हमें इसको डीप में समझना होगा कि इसको देखना होगा कि हमें कि जो वाटर है वो किस तरह के कणों से मिलकर बना है। साथ ही समझना होगा कि वे किस प्रकार गति करते हैं। पहले तो हमें देखना होगा कि ये कण किस तरह के कणों से बना होता है और किस तरह की गति करते हैं। अब देखिए जो क्या है, ये हमारा वाटर है। आपने देखा होगा ये इसके कण है। ये कण जो हैं ये थोड़े दूर दूर बने हुए हैं, इसलिए ये लिक्विड चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए एक सॉलिड रखा हुआ है, इसके कण ये बहुत पास पास हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने पास पास हैं ये। तो जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठोस होती हैं, उसमें कण पास पास होते हैं। जो लिक्विड होती हैं, तरल होती है पानी की तरह, उसमें कण थोड़े दूर दूर होते हैं। और ये जो ये गुब्बारा है इसमें गैस भरी हुई है, तो इसके कण क्या हैं, बहुत इसके कण और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से निर्मित है। अब हमने देखा होगा कि जो हमारे आसपास जो भी वस्तु है छोटे छोटे जो कण हैं उनसे बनी होती है। ठोस पदार्थों में ये कण अधिक गति नहीं कर सकते। देखिए जब ये ठोस पदार्थ था, ये बहुत पास पास होते हैं कण, तो इनमें गति नहीं हो पाती है। लेकिन जबकि गैसों में ये मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। अब देखिए ये गैस है, अब ये क्या है, इसमें दूर दूर है और ये आराम से घूम भी सकते हैं कण यहाँ पर। हमारे आसपास की वस्तुओं को वर्गीकृत करना विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब जो भी हमारे आसपास के जो भी चीज़ें हैं उनको वर्गीकृत करना मतलब श्रेणीबद्ध करना, उनको ग्रुप्स में बांटना विज्ञान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्यों करते हैं उन्हें ग्रुप्स में? ताकि हम उनकी स्टडी अच्छे से कर सकें। हम अपने आसपास के पदार्थों को तत्वों, शुद्ध पदार्थ, यौगिक, दो या दो से अधिक संयोजित तत्व और मिश्रणों, ऐसे संयोजन जिन्हें भौतिक रूप से पृथक किया जा सकता है, में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जो भी है हमारी जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो पदार्थों की जो तत्व है वो कई चीज़ों से बने होते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ होते हैं, बिल्कुल शुद्ध, उसमें जैसे कुछ भी नहीं मिला हुआ है। एक होते हैं यौगिक जिसमें दो या दो से ज़्यादा अधिक तत्व मिले होते हैं। और ऐसे मिश्रण होते हैं, और ऐसे होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते। देखिए इसमें शुद्ध पदार्थ हो गया जैसे चीनी में तो एक ही तरह के तत्व हैं, तो चीनी क्या हो गया, हमारी शुद्ध पदार्थ। अब यौगिक क्या हो गया, हमने क्या करा, पानी ले लिया और हमने चाय पत्ती ले ली। अब चाय पत्ती और पानी को मिला दिया तो वो हमारे क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक है, क्योंकि चाय पत्ती को अगर हम छान लेंगे तो उससे अलग हो जाएगी, वो तो यौगिक हो गया। अब एक मिश्रण होता है कि हमने क्या किया, उसमें पानी में हमने चीनी को मिला दिया, अब वो उसमें घुल गई, फिर उसको हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, जिस चीज़ को हम उससे अलग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह इन तत्वों को हम समझ सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि कण किस प्रकार संयोजित या मिश्रित होते हैं तो हम विलयन को समझ सकते हैं। देखिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि विलयन क्या होता है। विलयन बोलते हैं सॉल्यूशन को। जब कोई एक चीज़ आप दूसरी चीज़ में मिश्रित करते हैं, जैसे आप शरबत बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, पानी में चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं, तो उसको विलयन कहते हैं, जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में घुल जाती है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि कण किस प्रकार संयोजित या मिश्रित होते हैं, संयोजित मतलब या मिश्रित होना मतलब किसी भी चीज़ में घुलना, तो हम विलयन को समझ सकते हैं। तो हमें अब जब भी आप कोई विलयन वर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसी भी पानी में या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कोई चीज़ घुली होगी तो उसको विलयन बोलते हैं। जैसे चीनी चाय में किस प्रकार घुल जाती है और उसे मीठा कैसे बनाती है। अब एक चीज़ क्या है, आपको ये पता होनी चाहिए कि जो जब चाय बना रहे हैं हम तो उसमें चीनी डालते हैं और वो उसमें घुल जाती है और मीठा बना देती है, तो ये एक प्रकार का विलयन है। कणों और मिश्रणों के संसार के पश्चात अब हम प्रकाश के संसार में प्रवेश करेंगे। देखिए ये जो भी इस बुक में आगे चैप्टर हैं ये उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अभी तो आपको ये पढ़ाया है कि ये जो ठोस है इसमें चीनी वो कैसे घुल जाती है,
की 3 तरह के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में पढ़ाएंगे। अब हम जब विलयन, फिर हम विलयन को जानेंगे, विलयन क्या होता है। उसके बाद हमारे पास प्रकाश, लाइट का चैप्टर आएगा कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे जाती है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश की किरणें समतल और गोलीय दर्पणों से कैसे परावर्तित होती है। अब आप को पहले पता होना चाहिए कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण कैसे होते हैं। समतल दर्पण कैसा होता है, जिस शीशे में आप मुंह देखते हैं उसको समतल दर्पण बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा होता है। गोलीय कैसा होता है, जैसे आपने चश्मे के लेंसेज देखे होंगे तो इस तरह का गोला होता है, उसके कुछ पार्ट ऐसे काटे हुए होते हैं, उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो उससे क्या होता है भाई, जब किसी को दूर का कम दिखने लगता है तो उसको डॉक्टर चश्मा सजेस्ट करता है। और तो उसमें क्या लगे होते हैं, ये दर्पण ये लगे रहते हैं, उसमें जो लेंसेज लगे रहते हैं वो इसी तरह के होते हैं, एवं लेंस से गुजरते समय मुड़ जाती है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रकाश की किरणें समतल और गोलीय दर्पणों से कैसे परावर्तित होती है। परावर्तित मतलब पहले उस पर क्या होता है, ऐसे रेज पड़ती है और यहाँ पर पड़ने के पास फिर वो वापस ऐसे मुड़ जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं कि किसी सरफेस से टकराकर जो किरणें हैं वो वापस आ जाती हैं। और इसी तरह लेंस से होती है। अगर यहाँ पे कोई, अभी तो यहाँ समतल दर्पण लगा हुआ है, अगर कोई लेंस लगा होगा तो वो इससे टकराकर ऐसे आ जाएगी। तो इसके बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इससे हमें आसपास की अनेक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझने में सहायता मिलती है। और जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनको भी हमें समझने में सहायता मिलती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना यह बताता है कि जब हम किसी चमकदार धातु के चम्मच में छवि देखते हैं तो क्या होता है। यह संशोधक लेंस हमें स्पष्ट रूप से देखने में किस प्रकार सहायता करता है। देखिए, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना मतलब कि प्रकाश जा तो ऐसे रहा था सीधा, विचलित कैसे हो गया कि इस दिशा में वापस आ गया, तो ये प्रकाश का विचलन कहलाता है। जब हम किसी चमकदार धातु के चम्मच में कोई छवि देखते हैं, अब आपने एक चम्मच ले ली, उसमें अपना मुंह देखने की कोशिश कीजिए तो क्या होता है, तो आपको कैसा दिखाई देता है, उसमें मुंह दिखाई देता है। कई बार बड़ा दिखाई देता है, कई बार दबा हुआ सा दिखाई देता है। तो इसी तरह के जो लेंस होते हैं वो हमें आगे जब हमारे आंखों पर चश्मा लगता है तो वो हमें क्लियर दिखाने में कैसे हेल्प करते हैं, ये भी आप आगे की क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। केवल चमकदार दर्पण ही नहीं अपितु खुरदरी सतह भी प्रकाश को परावर्तित करती हैं। अब हम तो ये सोचते हैं कि जैसे ये क्या था, ये तो चमकदार होता है और ये स्मूथ भी होता है, जो दर्पण का सरफेस होता है, शीशे का सरफेस होता है। तो ये ही नहीं है कि जो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा वो ही प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा रफ सरफेस भी होगा वो भी प्रकाश को ऐसे ही परावर्तित कर देगा। एवं चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। अब जो चंद्रमा है, मून है हमारा, उसके पास अपना कोई भी लाइट नहीं होती। उससे क्या होता है, ये सन होता है और जो सन की जो लाइट होती है वो इसके ऊपर गिर रही होती है, तो वो जो सन की लाइट जो होती है उसी की जो रिफ्लेक्शन होता है वो ही उसी की वजह से चंद्रमा हमें दिखाई देता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थितियों के आधार पर प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का कुछ अलग भाग चमकता है, दिखाई देता है, जिससे चंद्रमा की सुंदर कलाएं आकाश में दिखाई देती हैं। अब देखिए, कभी तो हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, किसी दिन बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे जैसे चंद्रमा की जो जगह है वो चेंज होती है तो उसकी सूरज की रोशनी जो उस पर पड़ रही थी उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसलिए जिस भाग पर रोशनी पड़ती है वो हमें दिखाई देता है और जिस पार्ट पर रोशनी नहीं पड़ती वो हमें नहीं दिखाई देता। देखिए, ये यहाँ पर चंद्रमा के फेजेस दिखाई गई है, यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पर आधे पर ही लाइट पड़ रही है तो ये आधा दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ इतने ही पार्ट पे लाइट पड़ रही है, ये अंधेरे में आ गया। फिर चंद्रमा की पोजीशन चेंज हुई तो फिर सिर्फ इतना सा ही दिखाई दे रहा है, अब ये इतना दिखाई देने लगा, अब इतना है। तो इसी तरह क्या है, चंद्रमा की उतना ही हमें दिखाई देता है जितनी उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है।
चंद्रमा की कलाओं के आवर्ती चक्रों का अवलोकन करने के परिणाम स्वरूप मानव के लिए पहला कालदर्शक अथवा दिनदर्शिका कैलेंडर बनाना संभव हुआ। अब जो हमारा कैलेंडर बना था, अब हमारे पास तो कैलेंडर है, हम देख लेते हैं कौन सा दिन कब है, कौन सी तिथि कब है। लेकिन कभी ऐसा भी तो रहा होगा जब कैलेंडर नहीं था, तो कैलेंडर बना कैसे? तो जो चंद्रमा की जो फेजेस हैं, कलाएं हैं, जो चंद्रमा का बदलता रूप रहता है कि कभी पूरा दिख रहा है, कभी आधा चंद्रमा दिख रहा है, उसके ऊपर ही हमारे कैलेंडर का निर्माण हुआ था। किसी ने उसका गहन अध्ययन किया और फिर उसका निर्माण किया। सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय क्या होता है? सूर्य उदय होने का समय, और सूर्यास्त सूर्य छिपने का समय, शाम का समय। और चंद्र चरकों के ध्यानपूर्वक अवलोकन के संयोजन द्वारा विभिन्न दिनदर्शिका अस्तित्व में आए। अब हमने क्या करा, सूर्य को भी पहले हमने स्टडी करा, फिर उसको कब छिपता है, कब निकलता है, और चंद्रमा को भी हमने स्टडी किया। उसके बाद ही हमें विभिन्न दिनदर्शिका क्या है, जो भी कैलेंडर होता है उसमें दिन होते हैं, डेट होती हैं, वो हमारे क्या है, हमारे प्रैक्टिस में आए, बने। क्या ये रोमांचक नहीं है? क्या आपको ये रोमांच से कम लगता है कि पृथ्वी पर हमारी दिनचर्या निर्धारित करने वाले दिनदर्शिका हमारे ग्रह से सुदूर स्थित पिंडों की गति से जुड़े हुए हैं? क्या आप अब आप सोचोगे भी कैलेंडर तो हमारा बन गया, ये दिन है, ये रात है, फरवरी में 28 डेज़ होंगे, फरवरी में 29 डेज़ होंगे, लेकिन ये क्या है, कैसे बने हुए हैं? हमारे जो ग्रह हैं इतनी दूर आकाश में जो घूमते रहते हैं, उनकी स्टडी करके ये बनाया गया है। अब आप सोचोगे कि स्टडी करके कैसे बनाया गया है, कि जो सूर्य है और अर्थ है तो परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, उसके आधार पर दिन बनता है। और इसी तरह हमारी जो पूरी सारी ये गणना की गई है कि फरवरी को 28 डेज़ का रखा जाए, वो सब हमारे ग्रहों की गति किसकी ज़्यादा है, किसकी धीमी है, उसके आधार पर ही रखी गई है। जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में तो आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए कि मात्र दिनदर्शिका अथवा सूर्य एवं चंद्रमा की गतियाँ ही परस्पर नहीं जुड़ी। अब आप ये मत सोचिए सिर्फ कैलेंडर और जो है सूर्य चंद्रमा की गति सिर्फ यही है आकाश में, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें समझने के लिए। यहाँ पृथ्वी पर सजीवों और उनके पर्यावरण के मध्य अद्भुत एवं जटिल संबंधों के प्रतिरूप पाए जाते हैं। प्रत्येक सजीव जैसे छोटे कीट से विशालकाय व्हेल तक, घास की पत्तियों से लेकर ऊंचे वृक्षों तक, सभी वायु, जल, सूर्य के प्रकाश तथा अन्य चारों ओर के अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अब जो भी हमारी जो प्रकृति पर है, सूर्य है, वायु है, जल है, और जो अन्य जीव है, इतने बड़े बड़े घास की पत्तियां हैं, वृक्ष हैं, छोटे छोटे जीव हैं, सभी में इनमें आपस में एक प्रारूप मिलता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब पेड़ों के बिना मनुष्य का जीवन और जंतुओं का जीवन असंभव है, और मनुष्य और जंतुओं के बिना पेड़ों का जीवन असंभव है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं और अनुक्रिया करते हैं। इस अनुक्रिया से हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाने वाले पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं। जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? बैलेंस बनाना। कैसे हुआ कि मनुष्य ने जन्म लिया, फिर मनुष्य मर गया या कोई जंतु मर गया, तो क्या होते हैं, कीट होते हैं जो उनको खा जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उससे क्या होता है, पौधों को खाद मिल जाता है और पौधे पनप जाते हैं। फिर उन्हीं पौधों पे जो फल लगते हैं उनसे ऑक्सीजन मिलती है, तो उसको क्या करते हैं, मनुष्य ग्रहण कर लेते हैं। इसी को ही पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है कि सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। जैसे पहले एक छोटा इंसेक्ट होता है, उसको किसी ने खाया, फिर बकरी को किसी ने खा लिया, फिर सांप को किसी ने खा लिया, ऐसे फिर मनुष्य है, फिर मनुष्य मर गया, ऐसे क्या होता है, इंटरलिंक होता है पूरा। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम इन सब अवधारणाओं को एक साथ रख सकते हैं। अब जो हम इसका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस बुक का, उसमें जो भी हमने इसमें पढ़ा है, फिर उसमें हम उसका कंक्लूज़न पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखा है। साथ ही यह समझने का प्रयास भी कर सकते हैं कि मात्र पृथ्वी ही जीवन के निर्वहन हेतु पूर्णतः उपयुक्त क्यों है। अब हमारे मन में ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि इतने सारे ग्रह हैं, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? हम दूसरे ग्रहों पर भी तो रह सकते हैं जाकर।
वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, तो हम जो मनुष्य हैं ऑक्सीजन के बिना तो क्या है, उनका जीवन चल ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, हम उन अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियों को पहचान सकते हैं जो वर्तमान में हमारे ग्रह के समक्ष आ रही है। और हम क्या कर सकते हैं भाई, जो हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी है, उस पर क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, बाढ़ बढ़ती जा रही है, पेड़ कट रहे हैं, भूकंप बढ़ रहे हैं, सुनामी आ रही है। तो जो जो ये प्रॉब्लम हो रही है उनके बारे में भी हम समझ सकते हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पृथ्वी सूर्य से एकदम उपयुक्त दूरी पर स्थित है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ें हैं, जो अर्थ है वो सूर्य से एक निश्चित दूरी पर ही है। जहाँ जल द्रव अवस्था में है, इसका वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब अर्थ पर क्या है, जो जल है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और जो है यहाँ पर हमें सांस, जो भी इसका वायुमंडल है वो हमें सांस लेने के लिए उचित ऑक्सीजन प्रदान कर देता है, और ग्रहों पर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ ही वायुमंडल हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और जो भी है ये हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा आसपास का है, पराबैंगनी रेज होती हैं, यूवी रेज। तो जो भी एक लेयर बनी हुई है हमारे एनवायरनमेंट में, जो भी सूर्य से ये पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो खतरनाक किरणें होती हैं, उसको यहाँ तक हमारे एनवायरनमेंट तक नहीं आने देता, उससे हम बच जाते हैं। अगर वे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगेंगी तो बहुत सारी डिसीज़ बढ़ जाएंगी, बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। परंतु पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियाँ इसके तापमान में परिवर्तन का कारण बन सकती है। लेकिन जो भी अर्थ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कार्बन हो रहा है, किससे गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें पेट्रोल जल रहा है, कोयला जला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो हमारी ये पराबैंगनी किरणों की जो को बचाने वाली जो लेयर है वो हमारी क्षतिग्रस्त होती जा रही है जिससे जलवायु प्रतिरूप बिगड़ सकते हैं और इसके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। अगर हम इसी तरह पोल्यूशन करते रहे तो क्या होगा, जो भी हमारे एनवायरनमेंट है अर्थ पर, उसमें क्या होगा, भयंकर परिवर्तन हो जाएगा। यूवी रेज हमारी जो है वो धरती पर आने लगेंगी। अब धरती पर आएंगी तो वो हमारे जो भी एनवायरनमेंट है या डिसीज़ बढ़ने लगेंगी लोगों में। पृथ्वी की इस समस्या और उसके किसी भी संभावित समाधान, दोनों के मूल में हम ही हैं। अब जो ये भी प्रकृति की समस्या आ रही है, इसका हम समाधान भी हम ही ढूंढ सकते हैं, और जो हम इसको पैदा कर रहे हैं वो भी हम ही है। तो इसलिए मानव को समझदारी दिखानी पड़ेगी संसाधनों का उपयोग करते हुए। हम ही पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, जो पृथ्वी है उसकी जलवायु को हम प्रभावित कर रहे हैं, परंतु ये हम ही हैं जिन्हें विज्ञान का उपयोग कर इन परिवर्तनों को समझना है और इस दिशा में कार्य भी करना है। और भाई जो भी इस समस्या से हम अगर उभरना चाहते हैं तो वो कौन करेगा, कोई आसमान से तो टपकेगा नहीं कि आओ भाई चलो हम अर्थ को साफ़ कर देते हैं, यहाँ का पोल्यूशन हटा देते हैं। हमें ही अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी होगी और ऐसे कुछ सजग कार्य करने पड़ेंगे जो कि हम पोल्यूशन ना पड़े अर्थ पर, उसके लिए। अवलोकन, मापन, प्रयोग जैसे जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों के मध्य स्तर पर हमारी यात्रा को मार्गदर्शित किया है, वही सिद्धांत हमें उस सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखने में सहायता करेंगे जिस पर जीवन निर्भर करता है। देखिए, अवलोकन जो है किसी चीज़ को देखकर सीखना, मापन किसी चीज़ को मापना कि हमने ये सही किया है, गलत किया है, और जो भी इस तरह के वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं वो ही हमें मार्गदर्शित करते हैं। और जो हमारा इस अर्थ पर संतुलन बनाएंगे हम, उसी पर हमारा जीवन निर्भर करेगा। कैसे संतुलन बनाएंगे कि पोल्यूशन कम करें या उसको कम करने की कोशिश करें। भावी चुनौतियाँ सदैव सरल नहीं होती। अब कुछ भी ऐसी चुनौतियाँ अभी हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है कि हम कैसे पोल्यूशन को कम करें, तो ऐसे हम हार नहीं मान लेंगे ना, हम उसके बारे में सोचेंगे, रिसर्च करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ की को बार बार रिकॉल करते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें दिखने लगता है। हमें आशा है कि आप में से कुछ लोग जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनाकर इन कठिन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अब हमें इसकी आशा है
कि जो भी आप ये बुक पढ़ रहे हैं जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, तो आपके मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा ज़रूर आएगी कि इस प्रॉब्लम का समाधान हम कैसे करें। आइए एक वैज्ञानिक की भांति सोचने में आपकी सहायता करने के लिए हम प्रथम पृष्ठ पर पूछे गए उस प्रश्न पर वापस चलें कि पूड़ी की एक परत दूसरी से पतली क्यों होती है। चलो, अब सबसे जो पहला पन्ना था उस पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, जबकि पूरी हम तेल में तलते हैं तो उसकी एक परत पतली हो जाती है और एक परत मोटी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में आते रहते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या आंसर इसका हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर तेल गरम हो गया है और ये हमारी गरम गरम पूरी बन रही है। सर्वप्रथम याद रखें कि विज्ञान सर्वत्र है। सर्वत्र है मतलब विज्ञान सभी जगह पर है। ये नहीं है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसकी जीवन में विज्ञान नहीं है, उसके भी जीवन में विज्ञान है, वो भी कुछ चीज़ें सोच समझ कर करता है। आपको साधारण प्रयोग करने के लिए किसी विशेष रूप से अभिकल्पित प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि जी हमें तो साइंटिस्ट बनना था या हमें तो साइंटिस्ट की तरह सोचना था। अब प्रयोगशाला तो हमारे पास है ही नहीं, लेबोरेटरी तो है ही नहीं। अब हम कैसे भाई साइंटिस्ट बने या हम कैसे साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अवलोकन हेतु और प्रश्न पूछने के लिए घर की रसोई भी एक अद्भुत स्थान है। अब जब घर की रसोई में आपकी मदर खाना बना रही होगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आपके मन में आएंगे। आपको केवल जिज्ञासा एवं ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन द्वारा यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या होता यदि। अब कुछ काम चल रहा है तो क्या होता, अब मम्मी आपकी आटा गूँथ रही है पानी से, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या होता अगर जो आटा है वो पानी से नहीं गूँथते, हम उसको घी से गूँथते तो क्या होता। आप ये सोच सकते हैं बिल्कुल, भाई आटा पानी से ही क्यों गूँथा जाता है, घी से क्यों नहीं गूँथते हम आटा। ये क्वेश्चन भी आपके मन में आ सकता है। क्या आपने देखा कि पूड़ी या भटूरा गर्म तेल में डालने पर कैसे फूल जाता है? आपने देखा होगा कि जब आपकी मदर जो है पूरी बना रही होगी या भटूरा बना रही होगी तो उस जो तेज तेल रहता है गरम उसमें डालने पर फूल जाता है, या आंच पर डालने से रोटी गुब्बारे की भांति क्यों फूल जाती है और रोटी क्यों फूल जाती है। साथ ही एक परत दूसरे से पतली क्यों। और जब रोटी हम डालते हैं तवे पे, डाली तो हमने बराबर थी तो क्या होता है, लेकिन रोटी की एक परत पतली बन जाती है और एक मोटी हो जाती है। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न जो संभवतः एक वैज्ञानिक पूछ सकता है और आप भी, भाई वैज्ञानिकों के मन में भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं तो आपके में भी आ सकते हैं। कुछ रोक टोक थोड़ा ही है कि आप प्रश्न नहीं सोच सकते या समझ नहीं सकते। आइए देखें कि हम इस साधारण दैनिक परिघटना की जांच एक वैज्ञानिक की भांति किस प्रकार करते हैं। अब हम अपनी किचन में खड़े हो गए हैं और एक वैज्ञानिक की तरह हमने सोचना शुरू कर दिया है। सर्वप्रथम हम एक वैज्ञानिक प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन, वे कौन सी विभिन्न परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है भाई, जो तले जाने पर पूड़ी के फूलने के तरीके में परिवर्तन कर सकती है। अब पूड़ी तो हमने बना ली, लेकिन क्या है, कई बार पूड़ी हमारी फूलती है, कई बार नहीं फूलती है। तो वो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि पूरी फूलेगी या कम फूली हुई रह जाएगी। इसका उत्तर देने के लिए हम कुछ सरल प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसके लिए हम दो मुख्य बातें जानने का प्रयास करेंगे। क्या क्या बातें जानेंगे हम? प्रयोग करते समय हम क्या क्या परिवर्तन या नियंत्रित कर सकते हैं। अब जब हम ये प्रयोग करेंगे तो उसमें हम क्या तो परिवर्तन क्या चेंज करेंगे और क्या हम नियंत्रित करेंगे, और इन परिवर्तनों में अंतर देखने के लिए हम क्या अवलोकन कर सकते हैं, और हम इनका अवलोकन भी करेंगे। बैठ के हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे थे और हमारा क्या क्या परिवर्तन हमारा हुआ है यहाँ पर। इस स्थिति में हम संभव बेले हुए आटे की मोटाई और माप बदलने के विषय में विचार कर सकते हैं। पहले तो हम जितना हम आटा ले रहे थे, ठीक है, उसकी माप, उसकी जो साइज़ है वो हम चेंज कर देंगे कि पहले हम ज़्यादा आटा ले रहे थे अब कम ले लेंगे। एक तो ये कर सकते हैं हम। तो फिर हम देखेंगे उसके बाद पूरी ज़्यादा आटे से फूल रही थी या कम आटे से फूल रही है। हम विभिन्न प्रकार के आटे और मैदा इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम आटा कि जैसे हम गेहूं का आटा लेते हैं, अब की बार हम मैदा के आटे की बना कर देखेंगे कि फूलती है नहीं फूलती है, या हम मक्का के आटे की बना के देखेंगे फूल रही है नहीं फूल रही है। पूड़ी तलते समय हम गर्म तेल का तापमान भी परिवर्तित कर सकते हैं।
अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जब हम पूड़ी तल रहे हैं और अगर हम उसको ठंडे तेल में, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा, उसको गर्म करेंगे लेकिन तेज़ गर्म नहीं करेंगे तेल को और उसमें पूड़ी डाल देंगे तो वो अच्छे से नहीं फूल पाती है। अथवा बेले हुए आटे को अलग अलग तरीक़ों से तेल में डालने का प्रयास करेंगे। जो भी हमने आटा बनाया, हम वैसे तो हम पूरी गोल बनाते हैं लेकिन हम क्या करेंगे उसकी शेप चेंज करेंगे। इसे लंबवत डालिए, पहले इसको लंबा करके डालिए, इसे कोण पर डालिए, धीरे धीरे डालिए। फिर हमने इसको 90 डिग्री के कोण से डाल दिया और धीरे धीरे डाला। ध्यान दीजिए कि ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब ये तो हमारे नियंत्रण में है कि हमें किस एंगल से डालेंगे, तेल ज़्यादा गर्म करेंगे या कम करेंगे, तो ये हमारे नियंत्रण में। ऐसा तो है नहीं कि भाई तेल इतना गर्म होगा तो ही हम डाल पाएंगे या इतना ठंडा होगा तो ही डाल पाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है, हम उसको तेज़ गर्म भी कर सकते हैं और कम गर्म भी कर सकते हैं। तथापि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें ये भी विचार करना होगा कि क्या हम इन परिवर्तनों को देख या माप सकते हैं। अब जब ये हम काम कर रहे हैं तो इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि जो हम ये कर रहे हैं कि तो इसका मेजरमेंट कर सकते हैं हम। इनमें से कुछ के उत्तर हाँ और कुछ के नहीं हो सकते हैं। हाँ, किसी चीज़ का हम मेजरमेंट कर भी सकते हैं, किसी का हम नहीं भी कर सकते। जबकि कुछ स्थितियों में इनकी संख्या को भी मापा जा सकता है। हाँ, कुछ स्थितियों में जो इनकी संख्या है, हमने कितनी पूड़ी बनाई, कितनी बड़ी बनाई, कितनी मोटी बनाई, इनको हम नाप सकते हैं। हम जांच सकते हैं कि पूड़ी फूल रही है या नहीं। हाँ या ना में हम बता सकते हैं कि पूड़ी कौन सी पूड़ी फूली है, कौन सी नहीं फूली है। अतः हम पूड़ी के फूलने में लगने वाले समय सेकंड को माप सकते हैं। और जो उसमें समय लग रहा है, भाई हम घड़ी हमारे हाथ में है या सामने लगी हुई है, हम नाप सकते हैं कितना समय लग रहा है। हम जांच सकते हैं कि क्या बेली हुई मोटी पूड़ी में भी पतली परत होती है। अब हमने बहुत मोटी पूड़ी बना ली एक और उसको हमने तेल में डाला, फिर हम देखेंगे क्या इसमें भी पतली परत निकल रही है। ऐसी प्रयोग करते समय शेष स्थितियां समान रहते हुए केवल एक ही स्थिति में परिवर्तन करना उचित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम खोलते हुए तेल, गरम तेल और कम गरम तेल का प्रभाव देखना चाहते हैं तो समान मोटाई की पूड़ियाँ बेलिए। अब इसी तरह हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमने क्या करा, एक जगह बहुत तेज गरम तेल कर लिया, एक में मीडियम और एक में कम था, और समान बिल्कुल सेम हमने पूरी बनाई है, उनकी लेंथ भी और ब्रेथ भी, चौड़ाई लंबाई सब बराबर बनाई है। उन्हें एक ही प्रकार से तेल में डालिए या किसी वरिष्ठ की उपस्थिति में करें। अब आपकी मदर हो, फादर हो, उनके सामने ही आपको ये करना है, अकेले आपको ऐसे गर्म तेल में नहीं डालना है। प्रयोग करते समय आप जो भी कुछ भी देखते हैं एवं अनुभव करते हैं उसे लिख कर रखना भी एक अच्छा विचार है। आप जो भी कर रहे हैं आप उसको लिखते रहिए। क्या तेल के छींटे पड़े, गंध आई या धुआं निकला? जब आपने उसमें डाला तो एकदम से क्या होता है, जब तेल गर्म होता है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है और थोड़ी स्मेल भी आती है। प्रयोग का एक चक्र पूरा करने के पश्चात आपके मन मस्तिष्क में और भी प्रश्न आ सकते हैं। अब आपने ये तो सब कर लिया, एक को गर्म तेल में डाला, एक को ठंडे में डाला, एक को मीडियम में डाला, तो फिर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या ताज़ा गूथे आटे से बनी हुई पूड़ी अधिक फूलती है या रखे हुए आटे से बनी? अब आपके मन में और क्वेश्चन क्या है कि भाई ये तो आटा हमने अभी बनाया था तो इसकी पूरी ज़्यादा फूल रही है या जो पहले से बना हुआ रखा था उसकी ज़्यादा फूल रही हैं। यदि मैं पूड़ी तलने से पूर्व उसमें एक छेद कर दूं तो क्या होगा? अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो पूड़ी है हमारी फूल तो रही है, अगर मैं उसके बीच में छेद कर देता तो क्या उसमें वो तब भी हमारी पूड़ी फूल जाती? ये भी आपके मन में आया होगा। सरल से लेकर जटिल तक सभी वैज्ञानिक प्रयोग इसी प्रकार किए जाते हैं। जब कोई सरल हो या कितना ही आसान हो या जटिल मुश्किल हो, सभी वैज्ञानिक प्रयोग इसी तरह किए जाते हैं। क्रमबद्ध जांच की यह अवधारणा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूड़ी के फूलने का ये सामान्य अवलोकन भी वैज्ञानिकों द्वारा आज तक पूर्णतः समझा नहीं गया है। अब क्रमबद्ध जांच क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप की पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जैसे रोटी बनाने के लिए क्या होगा, पहले आटा लेंगे, फिर उसको गूँथेंगे, फिर रोटी बेलेंगे, तो ये क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध मतलब एक चीज़ करने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और जो ये पूरी की जो एक परत फूल जाती है, आज तक वैज्ञानिकों ने इसको अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं आज तक भी।
अतः यह पूड़ी का फूलना हो या पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा की कलाओं का घटना विज्ञान के अन्वेषी संसार में आपके द्वारा ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकनों की आपकी खोज की मार्गदर्शित करता है। अब हमारा टॉपिक कुछ भी हो सकता है, या तो पूड़ी फूलना हमने टॉपिक ले लिया, या जो चंद्रमा है उसकी जो कलाएँ हैं उसकी फेजेज हैं, कभी चंद्रमा बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ये सब क्या है हमारे जो विज्ञान है उसी के ये पार्ट्स हैं, उसी के बारे में हम अवलोकन करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, और हमारी जो खोज इस तरह होती है उसी का ये मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे स्टेप से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं ही होता कि आपने किसी खोज के बारे में आज सोचा और वो अभी 10 मिनट बाद खोज हो गई, ऐसा नहीं होता। सालों लग जाते हैं कई बार एक साइंटिस्ट करता करता मर जाता है, फिर दूसरा उसकी रिसर्च को आगे बढ़ाता है, तब कोई खोज हो पाती है। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अन्वेषण का आनंद लीजिए, खोज करने का आपको आनंद लेना है। ये नहीं सोचना है कि इसका तो आंसर निकल ही नहीं रहा है तो इसको हम कैसे करें। यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।